कल क्या देख रहे थे हम लोग? एजीआई, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट देख लिए थे, राज्य का महाधिवक्ता, है ना। तो हम लोग को देखना था इससे आगे। चलिए, तो हम लोग को कल हम बताया था कि राज्य विधानमंडल आर्टिकल 168 से शुरू होता है और चलता है कहाँ तक? 213 तक, है ना। तो हेडिंग बना लीजिए, स्टेट लेजिस्लेचर। बना ही लिए होंगे, कल ही बनवा दिए थे, है ना। तो विधानमंडल का काम क्या होता है जी? कानून बनाना, है ना। पार्लियामेंट का भी काम क्या होता है? कानून बनाना, है ना। तो कानून, लॉ लेजिस्लेट करने का काम जो है वो लेजिस्लेचर का होता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि लॉ लेजिस्लेट जो होता है वो किस प्रकार से होता है राज्यों में। केंद्र में आप संसद पढ़ चुके हैं, है ना। जिस प्रकार से सेंटर में पार्लियामेंट का काम होता है, लेस एंड मोर वही काम स्टेट में स्टेट लेजिस्लेचर का होता है ना। वहाँ पे आप देखते हैं कि दो लोकसभा राज्यसभा होता है, तो यहाँ पे भी विधानसभा और विधान परिषद होता है, ठीक है। हाँ, लेकिन वहाँ पे जितना शक्ति राज्यसभा के पास है उतना शक्ति यहाँ पर विधान परिषद के पास नहीं है ना। संसद में आप देखते हैं, थोड़ा सा तुलनात्मक अगर देखें तो लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, तो ये मिलकर के क्या बनते हैं? पार्लियामेंट, संसद, है ना। विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, राज्यपाल, है ना। ये मिलके क्या बनाते हैं? विधानमंडल, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पर दो हाउसेज हैं और यहाँ पे भी दो हाउसेज हैं। हालांकि सभी राज्यों में दो हाउसेज नहीं है ना। केवल 6 राज्य हैं जहां पर डोल हाउस है, बाकी में एक ही हाउस है, वह है विधानसभा। तो इससे भी आपको समझ में आ रहा है कि जब कुछ राज्य में है और कुछ राज्य में नहीं है, इसका मतलब कि इसका कोई खास इंपॉर्टेंस नहीं है ना। अगर इसका कोई खास इंपॉर्टेंस होता तो फिर ये कंपल्सिव काइंड का होता, बाध्यकारी प्रवृत्ति का होता, और ये वहां भी होता, लेकिन ये वहां पर नहीं है ना। ये क्या है कि राज्यों के अंदर में ये नहीं है, ठीक है। तो ये कहाँ पे है? तो विधानसभा या लोकसभा, राज्यसभा, इसको आप देखेंगे तो ये कंपल्सिव काइंड का, ये हर जगह पे है। लेकिन विधान परिषद किसी राज्य में है और किसी राज्य में नहीं है। तो इससे तो एक चीज समझ में आ जाता है कि विधान परिषद की अनिवार्यता नहीं है। अनिवार्यता नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो या न हो, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है ना। मतलब ये वही बात है कि रहो तो भी ठीक है और ना रहो तो भी ठीक है ना। मतलब कि ये जैसे हम लोग कल ही बात कर रहे थे कि अपने आप को वैसे ही बना करके रखिए कि कोई हो तो भी कोई खास असर ना हो, और कोई ना हो तो भी कोई खास असर ना हो, तबीयत खराब ना हो, है ना। कितना लोग का तबीयत खराब हो जाता है कि नहीं, टेंशन में आ जाते हैं। तो वो वाली स्थिति नहीं हो, है ना। जो महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, डिजायर वाले लोग होते हैं, जीवन में कुछ अच्छा करना होता है, सोचते हैं, उनके साथ ये चीज़ नहीं होना चाहिए, है ना। क्योंकि वो क्या होता है, फिर वो डिस्टर्ब हो सकते हैं, फिर लक्ष्य में बाधा उत्पन्न हो सकता है ना। चंद्रगुप्त मौर्य जो है, जब पाटलिपुत्रा में था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को जब मिला चाणक्य से, चाणक्य आए थे जब सिकंदर का आक्रमण हुआ भारत पर 326 ईसा पूर्व में, तो जब वहाँ से वो देखा कि भारत में उस समय कोई ताकतवर शक्ति नहीं था जो रोक पाए सिकंदर को, तो उस समय भारत में मगध में नंद वंश का शासन था, और नंद वंश का शासन था, तो नंद वंश का एक राजा था घनानंद। तो उस समय मतलब सबसे इंपॉर्टेंट रूलर पूरे वर्ल्ड में, अगर मतलब इंडिया में कोई था तो वो था नंदा डायनेस्टी,
और उसका ये रूलर घनानंद, क्योंकि इसका जो फाउंडर था महापद्मनंद, उसने एक उपाधि धारण की थी, वो था एक राट, है ना, एक राट की उसने टाइटल ली थी। तो एक राट का टाइटल लेने का मतलब होता है कि मतलब आप पूरे जो एरिया है उस एरिया के एक स्वामी हैं, है ना, मतलब आप उसके मालिक हैं। तो इसी वजह से इनसे हेल्प लेने के लिए चाणक्य वहाँ से आए कि भाई, लेकिन जब वो आए तो यहाँ पे शासक महापद्मनंद नहीं था, शासक था घनानंद, निकम्मा टाइप का शासक। ठीक उसी प्रकार से जैसे आधुनिक काल में आप एक शासक को बारे में पढ़े होंगे, मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, जिसको रंगीला बादशाह कहते हैं, रोशन अख्तर भी उसको कहते हैं, है ना। तो वो आए, जब पाटलिपुत्रा मगध में जब आए तो मगध में उन्होंने मदद मांगी कि भाई हमको राजा से मिलना है। तो निकम्मा टाइप का राजा सब क्या करता है, भोग विलास में रमा रहता है ना। तो अपना नृत्य देख रहा था, पूरा नाच वाच का प्रोग्राम चल रहा था, बैठा हुआ था और बहुत दिन से उसी में लीन था, है ना। तो मालूम चला कि भाई तक्षशिला से एक पंडित आए हुए हैं, मिलना चाहते हैं, है ना। उसने कह दिया कि अभी मिलने का फुर्सत नहीं है। तो चाणक्य तो शस्त्र और शास्त्र दोनों की जानकारी थी उनके पास, है ना। ऐसा नहीं था कि वो शास्त्र को जानते थे, शस्त्र को भी जानते थे। तो उन्होंने क्या किया कि सारा पहरादारी तोड़ करके पहुंच गए सीधे अंतःपुर में। भाई अंतःपुर जहाँ ये सब प्रोग्राम चलता है ना, अंतःपुर में पहुंच गए। अंतःपुर में देखे कि तो प्रोग्राम चल रहा है, एकदम पीक पे है प्रोग्राम, है ना, प्रोग्राम एकदम एकदम राजा झूम रहा है। अभी तुरंत पहुंच गए, बस डिस्टर्ब किए मामले को। वो क्रोधित हो उठा, भाई कौन है, किसका हिम्मत पहुंची। अब राजा सब तो वही उस समय का। चाणक्य बोले कि देश पर इतनी बड़ी आपदा आई है, देश का राजा मतलब नृत्य में डूबा हुआ है, इससे बड़ा दुख का बात और क्या हो सकता है। उसने बोला कि भाई बिना परमिशन के पहले तुम यहाँ पे आ कैसे गए। चाणक्य ने कहा कि मुझे कहीं भी जाने के लिए कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं होती। जब देश संकट में हो तो शिक्षक को सबसे ज़्यादा स्टैंड लेना होता है, मतलब कि जो गुरु होता है शिक्षक, उसका दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है। और तक्षशिला में उस समय प्रोफेसर थे चाणक्य। तो बोले इसलिए मैं इसका अपना कर्तव्य समझता हूँ और अपना अधिकार समझता हूँ कि मैं कहीं भी जा करके कुछ भी मदद ले सकता हूँ या आवाज़ उठा सकता हूँ। तो उसको उठाया, तो वहीं पर उसने क्या किया कि चाणक्य को पहले पकड़ा, चाणक्य की घनघोर बेइज्जती की, है ना। चाणक्य को आप देखते होंगे पूरा बाल मुड़ाया हुआ और सीखा लंबा खुला हुआ, है ना। वही उसी ने किया था ये काम। घनानंद ने इसी पाटलिपुत्रा में उनको अपमानित करने के लिए किया था। उसके बाद जब उनका वो शिखा रख दिया तो चाणक्य ने ये डिसीजन लिया कि अब ये शिखा बंधन तभी होगा जब पूरी तरीके से नंद वंश को समाप्त कर देंगे। जब वो यहां से लौट रहा था तो यहां एक उसको बच्चा दिखा, चंद्रगुप्त मौर्य, युवा था। उसको बातचीत की, उससे बात किया, कहला कि भाई मतलब क्या योग्यता है। और उसमें चाणक्य को कुछ दिखा स्पेशल, है ना। पता ना कुछ लोगों में दिख जाता है कि हाँ ये बंदा कर सकता है कुछ, है ना, ये कुछ कर सकता है अगर इसको सही तरीके से ट्रेंड किया जाए तो वो उसकी माँ जो थी चंद्रगुप्त की माँ, वो भी काफ़ी मतलब खुश हुई कि भाई चाणक्य इसको अपनाने को तैयार है। लेकिन चाणक्य ने उससे कहा कि भाई इसके लिए तुमको अपना ये पूरा मगध का क्षेत्र छोड़ के हमको चलना पड़ेगा। कहाँ? तक्षशिला। वहीं पर पठन पाठन की शिक्षा होगी, शस्त्र शास्त्र का शिक्षा तुमको वहीं पर देंगे। तो ये शर्त जो था वो चंद्रगुप्त के लिए थोड़ा असहज स्थिति था, क्योंकि चंद्रगुप्त के साथ दिक्कत ये थी कि चंद्रगुप्त पाटलिपुत्रा में अन्य प्रसंगों में फंसा हुआ था, है ना। उसका एक दिक्कत चल रहा था पाटलिपुत्रा के अंदर में, मतलब उसका अपना कुछ प्रेम प्रसंग चल रहा था और वो चाहता नहीं था कि हम उसको छोड़ करके तक्षशिला जाएं। तो चंद्रगुप्त बार बार चाणक्य से यही निवेदन किया कि गुरुदेव ऐसा कोई उपाय कर दीजिए कि पठन पाठन का काम यही हो जाए, और नहीं तो थोड़ा लिबर्टी दिखलाइए, उसको भी ले चलते हैं साथ में। उसकी माँ से भी बातचीत हो गई अपनी, है ना। मुद्राक्षस एक किताब है, विशाखा दत्त ने लिखा है, जिसमें मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, वो वहाँ का प्रसंग है। तो वहाँ वो कहता है कि मतलब उनको ले लेते हैं, साथ ले चलते हैं। तो चाणक्य ने कहा कि नहीं, ये नहीं हो सकता है। वो है ठीक है, उसको बोलो कि वहाँ इंतजार करे पाटलिपुत्रा में, तुमको अकेले चलना पड़ेगा। तो उसने कहा चाणक्य से कि आप ये बताइए कि इतना बड़ा बलिदान देना क्या जरूरी है? तो चाणक्य ने कहा कि जरूरी है। अगर भारत का सम्राट बनना है तो ये बलिदान देना पड़ेगा।
और यदि आम व्यक्ति बनकर के पूरा जीवन निकाल देना चाहते हो तो कोई आवश्यकता नहीं, यहाँ रह लो, मैं दूसरा चंद्रगुप्त ढूंढ लूंगा, उसमें क्या है, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा ना, ढूंढने पे तो कोई ना कोई त्यागी मिल ही जाएगा, मिल जाएगा तो मैं उसको बना दूंगा। तो बोला कि क्या भारत का सम्राट बनना इतना कठिन प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा? उसने बोला कि अगर भारत का सम्राट बनना इतना ही आसान होता तो हर घर में भारत का सम्राट होता, लेकिन जिसको सम्राट बनना होता है उसको त्याग करना पड़ता है, उसको चीजों को छोड़ना पड़ता है। बिना छोड़े कोई सम्राट नहीं बनता है, और छोड़ वही सकता है जिसको मोह नहीं हो, जिसके अंदर में त्याग की भावना हो, है ना। जो त्याग सकता है वही छोड़ सकता है, और जो छोड़ सकता है वो महान बन सकता है। ये पाठ वहीं पर चंद्रगुप्त को पढ़ाया चाणक्य ने, अंततो गत्वा नहीं चाहते हुए भी तात्कालिक तौर पर चंद्रगुप्त को सब कुछ पटना का पटना में छोड़ करके, यानी उस समय के पाटलिपुत्रा कुसुमपुर में सब कुछ छोड़ करके जाना पड़ा तक्षशिला। लेकिन उसके बाद जब वहां से लौटा चंद्रगुप्त, तो वो चंद्रगुप्त नहीं था जो चंद्रगुप्त यहां से गया था। यहां से जो गया था वो केवल चंद्रगुप्त था, वहां से जो लौटा वो सम्राट चंद्रगुप्त था। तो कहने का मतलब ये है कि जीवन में कुछ बड़ा करने का यदि उद्देश्य है तो कुछ चीजों के आने जाने का कोई फिक्र आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी जाकर के आप कुछ अच्छा बड़ा या महान कर पाएंगे, अन्यथा संभव नहीं है, है ना। इन्हीं सभी चीजों में बंध करके चीजें खत्म हो जाती हैं। खैर, तो ठीक उसी प्रकार से जो हम लोग ये बात कर रहे थे कि विधान परिषद जो है ना, यहाँ के जो चुने हुए लोग हैं होते हैं वो MLC कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, है ना। यहाँ के चुने हुए लोग MLA कहलाते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। यहाँ के चुने हुए लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा कहलाते हैं। तो अभी जो हम लोगों को जो पढ़ना है वो बेसिकली इसके बारे में पढ़ना है, लेकिन ये पूरा का पूरा मामला वैसा ही होगा जैसे कि यहाँ का मामला था, ठीक है। लगभग लेस एंड मोर ये उसी प्रकार से प्रक्रिया यहाँ पर चलेगी, ठीक है, कि जैसे यहाँ हुआ था वैसे वहाँ पे होगा, ठीक है। तो लिखेंगे आर्टिकल 168, आर्टिकल 168, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य विधानमंडल की स्थापना। ठीक है, विधानमंडल की स्थापना, है ना। तो आर्टिकल 168 जो है वो विधानमंडल की स्थापना की बात करता है। तो विधानमंडल अगर होगा तो सिचुएशन ऐसा ही होगा कि विधानसभा होगी, विधान परिषद होगा और गवर्नर होगा। जो स्टेट विधान परिषद रखना चाहेगा उसके यहाँ होगा, जो नहीं रखना चाहेगा नहीं होगा। किसी राज्य में विधान परिषद होगा कि नहीं होगा इसका निर्णय उस राज्य की विधानसभा करती है ना। मतलब कि ये अगर एक बिल पास कर दे कि हमको विधान परिषद चाहिए तो ये बिल पास होकर के पार्लियामेंट को जाएगा, ठीक है। पार्लियामेंट उसको एक्सेप्ट कर लेती है तो विधान परिषद यहाँ पे बन जाएगा। या विधान परिषद बना हुआ है, लेकिन अगर जैसे बिहार में विधान परिषद है और बिहार की सरकार चाहती है कि हम अपना विधान परिषद खत्म कर दे, तो इसके लिए भी क्या करना होगा, बिहार के विधानसभा से एक प्रस्ताव पास करना होगा कि हम विधान परिषद को अपना खत्म करना चाहते हैं, और यह प्रस्ताव जाएगा संसद में। संसद यदि इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट कर लेती है तो फिर विधान परिषद खत्म हो जाएगा। तो अल्टीमेट तौर पर किसी स्टेट में विधान परिषद होगा या नहीं होगा ये किसके इच्छा पर निर्भर कर रहा है, विधानसभा पर। तो ये बेसिक अंतर आप देखिए, क्या राज्यसभा का होना या ना होना लोकसभा की इच्छा पर निर्भर करता है? नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस है और ये होगा ही होगा, है ना। राज्यसभा खत्म नहीं किया जा सकता है कभी भी, ठीक है। तो लेकिन उसको सामान्यतः खत्म किया जा सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि राज्यसभा जैसा यहाँ पे एक डबल हाउस तो है, लेकिन राज्यसभा जैसा पावरफुल नहीं है, वो शक्तिशाली नहीं है। इसीलिए ये कंपल्सिव काइंड का भी नहीं है। राज्य को मन करता है, जिस राज्य को लगता है कि उसका इकोनॉमिक कंडीशन अच्छा है, क्योंकि यहाँ पे लोग आएंगे तो भाई उनको पैसा देना पड़ेगा ना, उनका वेतन होगा, उनका पेंशन होगा, तमाम तरह के खर्चे बढ़ जाएंगे, जो कि हमारे यहाँ होता है बिहार में,
है ना। तो इसलिए राज्यों के ये इकोनॉमिक कंडीशन पे डिपेंड करता है कि राज्य स्टेट अपने यहाँ इन चीज़ों को रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है। ये स्टेट पर डिपेंड करता है और स्टेट के सिचुएशन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ओके। चलिए अब देखिए, तो यहां पर जो ये सिचुएशन है कि विधानसभा की स्थापना, विधानमंडल की स्थापना, तो विधानमंडल का एक्चुअल में वर्क क्या होता है, काम क्या होता है ना। विधानमंडल क्या काम करता है, तो कानून का निर्माण करना, है ना। तो सर लिखेंगे कि द स्टेट लेजिस्लेचर एम एंड ऑब्जेक्टिव, द स्टेट लेजिस्लेचर एम and objective are to create and introduce bill, that are relevant to the state, that are relevant to the state। राज्य विधानमंडल के द्वारा राज्य के लिए विधेयक बनाना, विधेयक को लाना, विधेयक बनाना या विधेयक को लाना, पेश करना, मुख्य कर्तव्य होता है, ठीक है। मुख्य कर्तव्य होता है या लक्ष्य होता है, मुख्य लक्ष्य होता है, ठीक है। एम एंड ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब क्या है समझिए, ठीक है। लाइंस देखिए, लाइंस में ज्यादा ये चीज है ना, लाइंस तो आप एक बार मुद्दा समझ जाएंगे तो आप खुद भी अपने सुंदर शब्दों में जो भी शब्द आपको आता हो, है ना, आप अपने हिसाब से लाइंस बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, कोई मैटर नहीं करता, है ना। मैं जो लाइन बोल रहा हूं या मैं जो लाइन लिखाता हूं वो अपने आप में कोई यूनिवर्सल लाइन नहीं है, पहली बात, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो बहुत अच्छा लाइन है, उससे कोई अच्छा लाइन आप नहीं क्रिएट कर सकते हैं, आप हो सकता है उससे बहुत अच्छा लाइन क्रिएट कर लें। मेरा मोटिव पर्पस बचना है कि मैं मुद्दा आपको समझा दूं कि मामला क्या है। मामला समझ जाएंगे तो आप अपने शब्दों में जब लिखेंगे तो ये आपके लिए, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बहुत ही अच्छा बात होगा, ठीक है। तो मैं इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि लिखने पर, मतलब अब चूंकि प्रक्रिया बन गई है लिखने लिखाने की, ना, नहीं लिखिएगा तो आपको भी नहीं लगेगा कि कुछ पढ़े हैं आप, है ना। लेकिन मेन फोकस किस पे होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग पर, क्योंकि जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप अपने भाषा में कुछ भी लिख लेंगे। तो मेन मुद्दा ये है कि स्टेट लेजिस्लेचर का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य है राज्य के लिए कानून बनाना, और कानून बनाने के लिए पहला काम होता है विधेयक लाना, है ना, क्योंकि कानून तो तब बनेगा ना जब राज्यपाल उस पर साइन करेगा, है ना। तो यहां पर क्या होता है, पहले बिल इंट्रोड्यूस किया जाता है, बिल को फॉर्म किया जाता है, ठीक है, और बिल ऐसा बनाया जाता है जो राज्य के हित में हो, है ना, स्टेट के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करता हो, राज्य का जो हित है उसके लिए हो, राज्य के लिए हो। तो यही काम स्टेट लेजिस्लेचर करता है कि राज्य के लिए वो कानून बनाता है और इसके लिए वो बिल तैयार करता है, बिल का प्रारूप तैयार करता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि राज्य में यदि कोई समस्या है तो उसका समाधान हो, या राज्य में कोई संभावना है तो उस संभावना का सदुपयोग हो। बात समझ रहे हैं, मतलब इसका मौलिक ऑब्जेक्टिव है स्टेट का कल्याण, वेलफेयर स्टेट बनाना, ठीक है। तो वेलफेयर स्टेट कैसे बनेगा, तो जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करिए और जो अपॉर्चुनिटी है उसको अचीव कीजिए, है ना। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अपॉर्चुनिटी को अचीव करना, ये ऑब्जेक्टिव और इस प्रोस्पेक्ट से काम करता है स्टेट लेजिस्लेचर, ठीक है। समस्या को कैसे खत्म करना है और समस्या को कैसे समाधान करना है, इसके लिए ये कानून बनाता है और उस कानून को लागू करता है आपका एग्जीक्यूटिव सिस्टम। जो अभी इससे पहले आप एग्जीक्यूटिव गवर्नर के बारे में पढ़ रहे थे, मुख्यमंत्री के बारे में, मंत्रिपरिषद के बारे में, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट के बारे में, तो इन लोगों का काम है कि जो कानून यहां से बन गया उसको लागू कर देना, ठीक है। प्रोसीड लिखेंगे नेक्स्ट कि मेनी पावर एंड प्रिविलेज
are granted to, many powers and privileges are granted to members of state legislature assembly. राज्य विधानमंडल के सदस्यों को, राज्य विधानमंडल के सदस्यों को बहुत सारी शक्तियां और विशेषाधिकार मिले होते हैं, बहुत सारी शक्तियां और विशेषाधिकार मिले होते हैं। ठीक है, मतलब क्या है कि यहां पे इन लोगों को बहुत सारा पावर और बहुत सारा प्रिविलेज मिला होता है। ठीक है, यहाँ के जो एमएलए होते हैं या फिर यहाँ के जो एमएलसी होते हैं, पावर और प्रिविलेज का मतलब है शक्ति और विशेषाधिकार। मतलब ये शक्ति और विशेषाधिकार इनको इसलिए मिला हुआ है कि राज्य के अंदर में यदि कोई भी समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो खुल करके यहां पर बोल सके, खुल करके उस बात को रख सके, अपने क्षेत्र की समस्या को, अपने क्षेत्र की दिक्कत को, बिहार राज्य की समस्या को, है ना, जो भी समस्या उसको खुल के यहाँ पे रखे, उसके बारे में बातचीत करे। इसका पूरा का पूरा अधिकार और पावर जो है यहाँ एमएलए को और यहाँ एमएलसी को मिला हुआ है। ठीक है, दोनों को ये चीजें जो है सो यहाँ पे ग्रांट की गई हैं। ठीक है, एमएलए और एमएलसी को। ओके, तो ये इसलिए किया गया है ताकि क्या कर सके, ये लोग बेहतर कानून बना सके, है ना, देश के लिए ठीक तरीके से एक काम बना कर सके और एक बेहतरीन व्यवस्था को कायम कर सके। इसके लिए यहां पर जो है सो वो व्यवस्था सिस्टम डेवलप किया गया है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट लिखेंगे कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया discuss about state legislature power, function, privilege, in part of 6 and article 168 to 213। भारत के संविधान के भाग 6 में, अनुच्छेद 168 से 213 के बीच में, अनुच्छेद 168 से 213 के बीच में, 213 के बीच में राज्य विधानमंडल के शक्तियों, कार्यों, विशेषाधिकारों का चर्चा किया गया है। ठीक है, चलिए, तो अब देखिए, अभी हम लोग के यहाँ भी या फिर जितने स्टेट लेजिस्लेचर हैं पुराने, है ना, सब ब्रिटिश काल के बने हुए। ठीक है, जब ब्रिटिशर्स शासन कर रहे थे उस समय के बने हुए हैं। तो जैसे पार्लियामेंट में हमने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो बना था, है ना, या पार्लियामेंट का वर्तमान का जो पार्लियामेंट है, तो जो जोन है वो जोन क्या कहलाता है? लुटियन जोन कहलाता है ना। तो लुटियन इसलिए कहलाता है कि एडविन लुटियन के द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो ये केवल पार्लियामेंट ही नहीं, मतलब आधुनिक काल के जितने आपके पुराने इमारत हैं,
खासकर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन, वो सारे अंग्रेजों के ही नेतृत्व में बने हैं, है ना। तो इस वजह से आप स्टेट के अंदर में भी लुटियन जोन्स को देख सकते हैं, है ना, क्योंकि उनके द्वारा ही वो सारा चीज जो है सो वो बनवाया गया था। ठीक है, सारी संस्थानों को का जो एस्टेब्लिशमेंट था वो सब उन्हीं लोगों के माध्यम से किया गया था, जो लोग यहाँ से करके चले गए। तो कम से कम आप देख सकते हैं कि जो वो लोग थे अंग्रेज, वो हमारे देश के वर्तमान नेताजी लोग से अच्छे थे, क्योंकि हमारे यहाँ जो वर्तमान नेताजी लोग हैं, जब इन लोगों को, जब ये मंत्री उंत्री विधायक या मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री कुछ बन जाते हैं तो इनको सरकारी घर मिलता है, तो ये लोग घर को क्या समझ लेता है कि हमारा परमानेंट घर है। घर में आधुनिक अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस बना देता है घर को, है ना। लेकिन जनता हरा देती है फिर बाद में। अब जनता जब हरा देती तो अब वही बात है, मोह हो जाता है कि अब घर छोड़े तो छोड़े कैसे, घर में इतना दिन से रहे, इतना बढ़िया से उसको ये किए, है ना। जबकि ये तो जिस दिन आप आए उसी दिन तय है कि निश्चित है कि विदाई होनी है ना। अब चाहे जिस दिन हो जाए, है ना। तो लेकिन बावजूद उसमें इतना सब चीज लोग ऐड कर देता है, जोड़ देता है कि उसको खाली करने में मोह लगता है। और जब खाली करता है सब तो बर्बाद करके खाली करता है, तोड़ फोड़ के खाली करता है। ऐसा एक मामला आया था यूपी में, है ना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास जो था वो खाली कर नहीं रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री साहब, और नए मुख्यमंत्री को घर में जाना था, प्रवेश करना था, खाली नहीं कर रहे थे क्योंकि वो अपना घर को बनवा दिए थे पूरा बेहतरीन, घर में अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस, पूरा एकदम स्विमिंग पूल वूल एकदम बढ़िया से कारीगर बुला करके विदेश से बनवा दिए थे। आराम से बाथ लेते थे, उसमें स्नान करते थे। लेकिन जनता ने घंटी बजा दी कि अब छुट्टी हुई, अब खाली करो, है ना। अब करे तो क्या करें, फिर खाली कर ही नहीं रहे थे, फिर मामला कोर्ट गया, कोर्ट से ऑर्डर आया कि भैया अब आपको खाली करना पड़ेगा। तो जब कोर्ट से ऑर्डर आया तब खाली किया, जब खाली किया तो पूरा नोच नाच के तोड़ तार के चले गए, सब उसको बर्बाद कर दे। वैसे भी जोगी आदमी है, उसको कोची नहाना है स्विमिंग पूल में, होता है गंगा जी में जाके बूढ़ी मार लेंगे, एक बार कात खत्म हो गई, है कि नहीं। चाहे नदी में जाके नहा लेंगे, है कि नहीं, हाँ, चाहे लोटा बाल्टी में पानी लेके नहा लेंगे, बात खत्म, है नहीं। अब जो संन्यास जीवन के अंदर में है ना, तो उसको थोड़ी ना फर्क पड़ता है कि वो कहाँ नहा रहा है, संन्यास जीवन में फर्क नहीं पड़ता है ना। ये जो गृहस्थ जीवन में है और संसाधन को इकट्ठा करना है, अपने आप को संपन्न बनाना है, प्रभुत्व संपन्न बनाना है, तो वहां पे रहता है कि हमारे पास रिसोर्स होना चाहिए, है ना। महंगी गाड़ी में चले, महंगा कार में चले। अभी आम आदमी पार्टी, है ना, इसको अब नाम बदल के खास आदमी पार्टी कर देना चाहिए कि भाई अभी खास आदमी पार्टी हो गया। बताइए 45 करोड़ रुपया खर्चा कर दिया इंटीरियर पर घर के, 45 करोड़। सोचिए 45 करोड़ में कितना गरीब का घर बन जाएगा, है। 8 लाख का एगो पर्दा लगवाए हैं। अब सोचिए इसलिए पर्दा में कौन बात होगा, पर्दा में कहीं मिडाइवल हिस्ट्री पढ़िएगा तो मिडाइवल हिस्ट्री में आर्ट एंड कल्चर के सेक्शन में एक कल्चर है जिसमें एक मकबरा बना था, एतमाद उद्दौला का मकबरा, है ना। पहला बार जो है एतमाद उद्दौला के मकबरा में जो है वहाँ पे एक स्पेशल कारीगरी को प्रयोग किया गया था, उसको बोलते हैं पित्रा ड्यूरा शैली, है ना। तो पित्रा ड्यूरा आर्ट का प्रयोग किया गया था। पित्रा ड्यूरा आर्ट में क्या होता है कि सोने की कलई की जाती है, जो भी बिल्डिंग होता है उस पर सोने और चांदी की कलई होती है, मतलब उस बिल्डिंग पे ही बनाया जाता है, तो महंगा धातु का खर्चा आता है ना। तो वो भी बना था बहुत बड़े प्रेम में पढ़ करके ना। एतमाद उद्दौला कौन था, नूरजहां का बाप था, है ना, नूरजहां का बाप था। अभी विवाह किस परिस्थिति में हुआ था, है ना, अपना पति के मरवा के विवाह की थी, आई थी मेला घूमने के लिए, थी फारस की, मेला घूमने आई थी इंडिया में, एतवार का मेला लगा था ना, रविवार वाले को मेला लगता था, तो मेला लगा था, वो मेला घूमने गई, मेला में जहांगीर भी आया, तत्कालिक बादशाह भारत का, है ना। देखा जहांगीर नूरजहां को, है ना, उस समय उसका नूरजहां, उस समय नाम उसका था मेहरुनिसा, है ना। देखा उसको और देखते पागल हो गया, है ना। अब देखते हुए अब राजा था भाई, तुरंत मंत्री बुलाया। राजा सब तो ऐसे ही होता था ना, राजा सब तो ऐसे ही होता था, है ना। उसका कुछ भी अपना स्टेटस नहीं होता था, जो उसको चाह दिया उसको अब करना है ना। तुरंत मंत्री बोला कि उसको बुलाओ, पूछो उसका स्टेटस क्या है। अब देखिए, अब उसको बुलाया गया, उससे पूछा गया कि भाई तुम्हारा स्टेटस क्या है, उसको भी समझ में आ गया कि क्या चाहता है ना। तो अपना सीधे क्या बोलती है, सीधे बोलती है कि हम शादीशुदा हैं। इसका क्या मतलब हुआ,
अगर आपको मतलब अगर पता चल रहा है कि सामने वाले की नियति क्या है, उस किस नियत से आपसे बात कर रहा है, तो आप उससे किस प्रकार का बिहेव करेंगे। तो आपने सीधे क्या कर दिया, उसके सामने अपना स्थिति रख दिया, प्रॉब्लम रख दिया। जहांगीर भी समझ गया कि मामला ज्यादा गंभीर है नहीं, हम तो राजा ही हैं। उसने पूछा अच्छा प्रॉब्लम है ना, शादी प्रॉब्लम है। उसने बोला भाई देखिए प्रॉब्लम की मैं बात नहीं कर रही हूं, मैं बस इतना बताना चाह रही हूं कि मैं शादीशुदा हूं, मैं मैरिड हूं, मेरा हस्बैंड भी आया हुआ है मेरे साथ। बोला कोई बात नहीं है ना। ये बताओ कि तुमको भारत की साम्राज्ञी बनना है, भारत की महारानी साम्राज्ञी, है ना। अब सोचिए कि अब आप नॉर्मल तैयारी कर रहे हैं, आज सीधे आके कोई भाई कि आईएएस बनना है जिला में, और कौन ना कहेगा है। आदर्शवाद में आप कह सकते हैं भले कि ना हम तो ना कह देंगे, लेकिन कोई नहीं, रियलिस्टिक में लोग जीता है ना। अब जैसे ऑफर आएगा कि अच्छा आप सबसे पहले तो ये पूछिए कि अच्छा धराने वरने का कोई डर नहीं ना है। ऐसा नहीं ना कि नौकरी हो जाएगा फिर धरा जाएंगे फिर नौकरी छूट जाएगा। सामने वाला सिक्योरिटी दे देगी, नहीं भाई तोरा कोई दिक्कत नहीं, एकदम राष्ट्रपति से हस्ताक्षर करवा के लाए हैं सर्टिफिकेट, जिला में कलेक्टर सीधे, रेडी हो जाइएगा। जहांगीर वही पूछा कि बनने का मन है, उन्होंने बोला कि भाई कोई दिक्कत तो नहीं होगी। बोली दिक्कत क्या, हम अभी उपाय करवा देते। तुरंत अपना आदमी को भेजा, काम खत्म, है ना। हस्बैंड को मार दिया, अब बोला अब बोलो, अब कोई दिक्कत नहीं। अब क्या दिक्कत, अब तो कोई दिक्कत नहीं। विवाह हो गया, विवाह किया मेहरुनिसा से, और विवाह करने के बाद फिर उसको पहले उसको कहा नूरे महल। मेहरुनिसा का जो इनिशियल नाम जो दिया इसने, उसने कहा कि तुम हो नूरे महल। नूर का मतलब होता है प्रकाश। मतलब जहांगीर का कहना था, इसे प्रेम में जब लोग पागल होता है तो यही सब काम करता है ना। वो पागल था, वो बोला कि तुम में मतलब पावर है कि पूरा महल प्रकाशित हो रहा है, इसलिए हम तुम्हारे मतलब तुम्हारा जो ब्यूटी है उसके साथ हम क्या करना चाहते हैं, उसके साथ हम इंसाफ बरतना चाहते हैं, और हम तुमको कहते हैं नूरे महल। फिर 10 दिन बाद फिर पगलाया, फिर बोला कि नहीं नूरे महल से जस्टिस नहीं हो रहा है, इस सामाजिक न्याय का उल्लंघन है, हम तुमको नूर जहां कहते हैं, है ना। तब कहा कि तुमसे केवल महल में प्रकाश नहीं है, तुम्हारे वजह से तो संसार प्रकाशमान है। अब सोचिए कितना बड़ी मंद बुद्धिता का प्रकाश है। लेकिन बात समझिए कि सब मोनार्की में ये सब होता था, इसलिए ना मोनार्की खत्म किया गया। राजतंत्र में लॉजिकल कुछ होता ही नहीं था, जो राजा को मन कर दिया, जो राजा को लग गया, राजा उसी को सही मान लेता था, और राजा वही कर देता था, और आम जनता को वही स्वीकार करना पड़ता था, मानना पड़ता था। राजत्व का दैवीय सिद्धांत जब बलबन स्थापित किया मध्यकाल में, जब उसने ये फिक्स कर दिया, ये कह दिया कि हम राजा हैं और ये हमारे भगवान ने लिख करके भेजा है, हमारे अल्लाह ने हमें लिख करके भेजा है, फिक्स है कि शासन करने का अधिकार हमारा ही है, लोगों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लोगों ने मानसिक तौर पे ये मान लिया कि हाँ ऐसा ही होता है ना। और जब आप किसी चीज को मानसिक तौर पे स्वीकार कर लेते हैं ना, तो फिर उस चीज में फिर आप विरोध नहीं कर पाते। और राजतंत्र के साथ भारत में यही हुआ था, या विश्व में कहीं भी, कि राजतंत्र में लोग ये स्वीकार कर लिया था आम आदमी कि हमको राजा बनने का कोई क्वालिटी नहीं है, चाहे राजा होगा राजा, उसका बेटा होगा राजा, हम राजा बन ही नहीं सकते। इस वजह से राजाओं का इस प्रकार का जो प्रभाव था वो स्थापित रहता था और वो चलता रहता था। खैर, तो जिस प्रकार से मोनार्कियल सिस्टम में कुछ इस प्रकार की चीजें होती थी, वही आज के मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में भी आप इस तरह की चीजों को देख रहे हैं, किस प्रकार की समस्या का सामना कैसे करना पड़ रहा है ना। और इतना सारा जो पैसा बहाया जा रहा है घर के इंटीरियर पे या कुछ भी काम पे, तो ये अल्टीमेट पैसा किसका है, जनता का पैसा है, जनता के टैक्स का पैसा है। तो जनता के टैक्स का पैसा का सही जगह पे खर्चा होना चाहिए, थोड़ी ना उसको आप कहीं खर्चा कर दीजिएगा, है ना। और खास करके तब जब आप एक वैकल्पिक राजनीति का विकल्प लेकर के देश में आए थे कि हम एक शुद्ध राजनीति करेंगे, हम एक बेहतर माहौल देंगे, ऐसी स्थिति में आप इस प्रकार से करते हैं। तो यहां से इंदिरा गांधी का वो स्टेटमेंट याद आता है, जब इंदिरा गांधी ने ये कहा था कि भारत में ईमानदार वही है जिसके पास पद नहीं है, जैसे ही पद आ जाता है ईमानदारी छूट जाती है। ये इंदिरा गांधी का अनरिकॉर्डेड स्टेटमेंट है ना। तो वही चीज कहीं ना कहीं ये सारे लोग जो है सो चरितार्थ कर रहे हैं, उस चीज को स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई उन्होंने जो कहा था वो गलत नहीं था, एक्सपीरियंस्ड आदमी थी, जो कहा था वो ठीक कहा था, इसलिए उसको गलत प्रूव नहीं होने देना है ना। इसलिए इतना सारा खर्चा जो है सो किया जा रहा है, जो कि ठीक बात नहीं है, लेकिन फिर भी हो रहा है। खैर, तो इस प्रकार से पूरा व्यवस्था जो है वो यहाँ पर बनाया गया है स्टेट लेजिस्लेचर के संबंध में,
कि ये किस प्रकार से चीज़ों को यहाँ पे ठीक से स्टैब्लिश करे और अपने रूल्स रेगुलेशंस को संविधान में लिखी हुई बातों के मुताबिक क्या करे, उसको माने। ठीक है, तो आर्टिकल 168 में बेसिकली बात की गई है स्टेट लेजिस्लेचर की स्थापना की, जो कि हर राज्य में है ना। लेकिन कुछ राज्यों में केवल विधानसभा है, तो जहां पे केवल विधानसभा है वहां पे क्या है, विधानसभा और गवर्नर को मिला करके लेजिस्लेचर है ना। जहां विधानसभा, विधान परिषद और गवर्नर, तो तीनों को मिला करके है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पे काम चलता है। ये लोग यहाँ से बिल पास करते हैं और गवर्नर के पास साइन होने के बाद ये एक्ट बनता है, कानून बनता है ना। तो गवर्नर के द्वारा यहाँ पर उसको कानून के तौर पे एक्सेप्ट कर लिया जाता है। ओके, चलिए आर्टिकल 169 अनुच्छेद 169 लेंगे कि एबोलिशन एंड क्रिएशन, एबोलिशन एंड क्रिएशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, राज्य विधान परिषद का उन्मूलन और सृजन, उन्मूलन और सृजन। ठीक है, मतलब यह है कि देखिए आर्टिकल 169 जो है वो दोनों ही बात करता है जी, दोनों ही बात क्या करता है, तो एवोल्यूशन का भी बात करता है और क्रिएशन का भी बात करता है ना। मतलब किसका, तो विधान परिषद का, है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल का, कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है ये इसका फॉर्मेशन भी हो सकता है इसी आर्टिकल के माध्यम से, और इसका एवोल्यूशन भी हो सकता है, इसका उन्मूलन भी हो सकता है, इसको खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद का समापन, है ना, उसको खत्म कर देना, दोनों का चर्चा आर्टिकल 169 में है। और ये किसके द्वारा होगा, तो बाय द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, है ना। ये किसके द्वारा होगा, तो विधानसभा के द्वारा। विधानसभा यदि ऐसा प्रपोजल पास करती है, विधानसभा अगर ऐसा प्रपोजल पास कर दे कि हमको जो है अपने यहाँ विधान परिषद नहीं चाहिए, तो बना हुआ विधान परिषद क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और विधानसभा ऐसा प्रपोजल पास कर दे कि नहीं हमको अपने यहाँ विधान परिषद रखना है, तो ऐसे में क्या होगा, तो विधान परिषद बन जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं। तो यहां पर इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि विधान परिषद का होना न होना विधानसभा की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, और ये किस आर्टिकल के माध्यम से, तो 169 के माध्यम से। ठीक है, विधानसभा ऐसा प्रस्ताव पास करेगी, अगर मान लीजिए जैसे कि किसी राज्य को चाहिए, है ना, कि हमको अपने यहाँ विधान परिषद होना चाहिए, तो ये क्या करेगी, अपने बहुमत से, है ना, अपने मेजोरिटी से इस प्रपोजल को क्या कर देगी, पास कर देगी, और पास करके भेज देगी कहां, संसद में। संसद में ये प्रपोजल पहले राज्यसभा में जाएगा। राज्यों से संबंधित कोई भी विधेयक जब संसद में डिस्कस होता है तो पहले उसका डिस्कशन राज्यसभा में होता है। कारण इसका यह है क्योंकि राज्यसभा राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं, इसलिए राज्यों से संबंधित कोई भी विधेयक है तो पहले वो राज्यसभा में डिस्कस होता है। मतलब राज्य में कोई बदलाव करना है, राज्यों के स्थिति में कोई परिवर्तन करना है, तो पहले वो डिस्कस होगा राज्यसभा में। ठीक है, तो राज्यसभा में डिस्कस होगा, फिर वो जाएगा लोकसभा में, उसके बाद चल जाएगा राष्ट्रपति के पास। राष्ट्रपति महोदय का परमिशन मिल जाएगा, उनका साइन हो जाएगा, तो संबंधित राज्य में विधान परिषद का गठन कर दिया जाएगा। वैसे ही किसी राज्य में विधान परिषद है, जैसे कि मान लीजिए कि बिहार में है, अब बिहार को अपना विधान परिषद खत्म करना है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, विधान परिषद अपने बहुमत से एक प्रपोजल पास कर देगी और इस भेज देगी संसद को।
राज्यसभा में डिस्कस होगा, वो पास करके लोकसभा में भेज देगी, लोकसभा में डिस्कस होगा, पास करके भेज देगी राष्ट्रपति को। फिर राष्ट्रपति महोदय का यदि उस पर सिग्नेचर मिल गया, साइन मिल गया, परमिशन मिल गया, तो फिर ऐसे में क्या हो जाएगा, विधान परिषद जो है वो समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो विधान परिषद की स्थापना और विधान परिषद का विघटन, ये दोनों ही आर्टिकल 169 में लिखा हुआ है। ठीक है, स्थापना भी और विघटन भी। ओके, दूसरी जो चीज है वो ये आपको ध्यान रखना है कि भाई विधान परिषद वर्तमान में केवल 6 राज्यों के पास है ना। ठीक है, तो 6 राज्यों में किसके पास है जी? इसी में कोई अलग अलग भी बोला तो निकल गया, खिंचा गया, पता नहीं कोई मध्य प्रदेश बोल रहा था, है? मध्य प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में है। हाँ, एक व्यक्ति कोई बताइए। हाँ बोलिए। ठीक, बैठ जाइए। बिल्कुल, यही 6 राज्य है जहां पर विधान परिषद है ना। इसको एकदम आराम से ध्यान रखना है कि 2 हो गए पूर्वी भारत के राज्य और 4 हो गए दक्षिण भारत के राज्य, है ना। 4 दक्षिण भारत में और 2 पूर्वी भारत में। ठीक है, तो पूर्वी भारत में अपना बिहार हो गया और यूपी हो गया, और बाकी जो 4 है वो तीनों नीचे दक्षिण भारत में, एक महाराष्ट्र पश्चिमी भारत से लटका हुआ नीचे, है ना, उससे जुड़ा हुआ आंध्र प्रदेश। ठीक है, फिर आपको तेलंगाना और फिर कर्नाटका। ठीक है, तो बेसिकली जो है आपको दक्षिण भारत से 4 स्टेट है ना, और इधर से आपको 2 दिख जाएंगे, है ना, बिहार है, यूपी है ना, वो उधर महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, आंध्र प्रदेश है, फिर तेलंगाना है ना। तो 6 स्टेट है, लिख लेंगे इसका नाम। ठीक है, क्या क्या? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर अब हो गया यूटी, केंद्र शासित प्रदेश, है ना। तो जिसके पास राज्य का स्टेटस ही नहीं, वो विधान परिषद लेकर झुंझुना बजाएगा, है ना। ध्यान रखना है, राज्य का स्टेटस ही छीना गया, अब वो राज्य नहीं है ना। तो जब राज्य नहीं है तो विधान परिषद कहां से, है ना। तो राज्य का स्टेटस इनका छीना गया है। ठीक है, हाँ, लेकिन उसमें कहा यह गया है कि लद्दाख जो होगा वो बिना विधानसभा के होगा, और कश्मीर जो होगा, जम्मू कश्मीर, उसमें जो होगा वो विधानसभा होगी। लेकिन अब कब विधानसभा होगी ये अभी कोई फिक्स नहीं किया गया, हालांकि परिसीमन आयोग उस पर काम कर रहा है। ठीक है, तो फिर विधानसभा होगी। अब वहां पर विधान परिषद बनाएगी कि नहीं बनाएगी वो वहां की हुकूमत जब समझेगी, है ना। फिलहाल जम्मू कश्मीर में ऐसा कोई स्टेटस नहीं, पहले था लेकिन अब नहीं है, क्योंकि अब उसका राज्य का स्टेटस ही छीना गया। इसलिए वर्तमान में भारत में केवल 6 राज्यों के पास ही विधान परिषद है। ठीक है, बाकी किसी के पास नहीं है। ठीक है, बाकी लोग, बहुत सारे लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं कि उनको मिल जाए, है ना, उनके यहाँ हो जाए। ठीक है, तो और कुछ लोग इतना खत्म करने के लिए भी तैयारी कर रहे हैं कि खत्म भी हो जाए। ठीक है, तो इट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन पार्लियामेंट कि संसद क्या करती है इस मामले में, है ना। क्योंकि स्टेट्स अपना जो भूमिका है वो प्ले करके भेज देंगे मैटर को सेंटर को, फिर सेंटर उस पर अपना एक्शन लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, तो कि बिहार में, यूपी में, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में ही क्या है, तो विधान परिषद है, बाकी कहीं विधान परिषद नहीं है। ठीक है, ओके। तो विधान परिषद का सृजन अथवा अंत कहां पे लिखा हुआ है? 169 में, है ना, 169 में। और ये विधानसभा अपने प्रपोजल से प्रस्ताव पास कर देगी और कहां भेज देगी? पार्लियामेंट में भेज देगी, है ना, संसद को भेज देगी। संसद यदि उसको अपना परमिशन दे देता है तो क्या होगा, वो खत्म हो जाएगा या फिर वो रह जाएगा, है ना। संसद में राष्ट्रपति शामिल है। ठीक है, जैसे पता है संसद के 3 अंग, तो राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा। वैसे ही विधानमंडल का 3 अंग, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। जहां पे विधान परिषद नहीं है वहां पे केवल विधानसभा और राज्यपाल। ठीक है, तो 6 राज्यों में विधान परिषद है, तो यहाँ पर राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद मिल करके विधानमंडल बनाएंगे। अब बाकी जिनके पास नहीं है
जिनके पास है वो तो आपको मालूम चल गया, तब इसके पास जो नहीं है उसके पास नहीं है, तो उसके पास केवल विधानसभा और क्या है, पार्लियामेंट, विधानसभा और गवर्नर। ठीक है, चलिए, तो यहां पे सृजन और अंत जो है वो विधानसभा अपनी इच्छा पर तय करेगी। नेक्स्ट, आर्टिकल 170। ठीक है, एंड देन आर्टिकल 171, यह है स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा और यह है स्ट्रक्चर ऑफ विधान परिषद। विधानसभा की संरचना अनुच्छेद 170 और विधान परिषद की संरचना अनुच्छेद 171। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ विधानसभा एंड स्ट्रक्चर ऑफ विधान परिषद, स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, तो देखिए आर्टिकल 170 में विधानसभा के बारे में लिखा हुआ है ना, और आर्टिकल 171 में विधान परिषद के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, देखिए 169 और 171 में अंतर है। 169 है विधान परिषद का स्थापना या उन्मूलन, सृजन अथवा अंत, लेकिन 171 जो है वो है संरचना कि अगर कहीं होगा तो कैसा होगा, है ना, तो वहां पे उसकी संरचना को देखेंगे। और 170 तो विधानसभा की संरचना है। ठीक है, तो फिलहाल तो जो इनकी बेसिक बातें हैं वो यहाँ पे देख लेते हैं, समझ लेते हैं, है ना, कि क्या है। तो आपको पता है कि विधानसभा का यदि मेंबर बनना है तो आपका मिनिमम एज होना चाहिए 25 साल, है ना। विधानसभा के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 25 साल। विधान परिषद के लिए मिनिमम एज क्या होना चाहिए, 30 साल। ठीक है, तो विधानसभा के लिए वहीं पर लिख लेंगे दोनों के सामने सामने में ये, ठीक है, ताकि तुलनात्मक तौर पे पढ़ेंगे, याद रहेगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल और विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए 30 साल। तो इस हिसाब से यदि आपसे पूछा जाए कि अगर किसी राज्य का मुख्यमंत्री बनना है तो मुख्यमंत्री बनने के लिए मिनिमम आयु सीमा क्या होना चाहिए, 25 साल होना चाहिए ना, क्योंकि मुख्यमंत्री जो है वो किसी भी सदन का सदस्य हो सकता है ना। अब मुख्यमंत्री बनने के लिए स्पेशली या प्रधानमंत्री बनने के लिए स्पेशली संविधान में कोई योग्यता नहीं लिखा हुआ है, बस यही लिखा हुआ है कि लोकसभा का सदस्य होना चाहिए या राज्यसभा का सदस्य होना चाहिए तो प्रधानमंत्री बन सकता है, और मुख्यमंत्री बनने के लिए विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य होना चाहिए, या इसमें जो योग्यता निर्धारित है वो योग्यता होनी चाहिए, है ना। तो विधानसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल मिनिमम एज है और विधान परिषद का बनने के लिए 30 साल मिनिमम एज है। ठीक है, तो इसके हिसाब से आप कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री 25 साल का व्यक्ति भी बन सकता है, अगर वो 25 उसका पूरा हो चुका है तो बन सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो इस प्रकार से इनका आयु सीमा निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि यह जो है विधानसभा, इसको बोलते हैं डायरेक्ट हाउस, है ना। ये क्या है, प्रत्यक्ष सदन, डायरेक्ट हाउस। ठीक है, ये क्या है, प्रत्यक्ष सदन है। डायरेक्ट हाउस क्यों है, क्योंकि जनता सीधे चुनती है इनको, है ना, जनता से चुनती है। आप देखते हैं जब चुनाव होता है तो हम लोग सीधे इसके चुनाव में वोट करते हैं, विधायकों का चुनाव हम लोग सीधे तौर पे करते हैं, तो सारा इलेक्शन जो है वो यहीं पर होता है। तो ये क्या है, प्रत्यक्ष सदन है ना, डायरेक्ट हाउस है। उसके बाद इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष सदन, इनडायरेक्ट हाउस, क्योंकि यहां पर बहुत बार एंट्री बैकडोर से हो जाती है, जनता के बीच जाने का जरूरत ही नहीं पड़ता है। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री, वर्तमान कहिए या पिछले कुछ दशकों से कह लीजिए, है ना, मुख्यमंत्री पद पे काबिज हैं, लेकिन जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़े हैं, है ना। तो जनता के बीच में चुनाव नहीं लड़े हैं, क्यों नहीं लड़े हैं,
क्योंकि विधान परिषद से आ जाते हैं, बैकडोर से एंट्री मिल जाती है ना। तो चूंकि यहां पर एंट्री करने के लिए जनता के बीच में जाने का जरूरत नहीं पड़ता है, इसलिए यह अप्रत्यक्ष सदन और यह है प्रत्यक्ष सदन, है ना। ठीक है, क्योंकि यहां पर जनता से कनेक्टेड है और वहां पर जनता से कनेक्टिविटी नहीं होती है। इसके अलावे इसको बोलते हैं प्रथम सदन, फर्स्ट हाउस। प्रथम सदन बोलते हैं, फर्स्ट हाउस। प्रथम सदन इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि सरकार यहीं से बनती है ना। विधानसभा में यदि आपको बहुमत होगा तभी आपकी सरकार चलेगी, आपकी सरकार रहेगी, अन्यथा आपकी सरकार नहीं रहेगी, आपकी सरकार नहीं चलेगी, है ना। तो इसलिए ये क्या है, प्रथम सदन है, फर्स्ट हाउस है। ठीक है, इसके बाद जो है यह है द्वितीय सदन। सेकेंड हाउस। ठीक है, क्योंकि इस सदन का सरकार से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसको सेकेंड हाउस बोलते हैं। यहां से सरकार बनता है, सरकार इसी सदन के बहुमत से चलती है, कल ही बताए थे आपको। इस वजह से क्या है, प्रथम सदन है। ठीक है, इसके अलावे जो है इसको बोलते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। विधानसभा को बोलते हैं निम्न सदन, लोअर हाउस। ठीक है, इसको कहते हैं उच्च सदन, अपर हाउस। कारण क्या है कि ऐसा माना जाता है कि विधान परिषद इसलिए बना है ताकि पढ़े लिखे लोग इसमें आ सके। क्योंकि अब मान लीजिए पढ़ा लिखा आदमी सब है, वो गाँव में रहता नहीं है ना, वो अपना पढ़ाई लिखाई कर रहा है, कहीं इंटेलेक्चुअल है, लेकिन उसके पास योग्यता है, लेकिन जनता के बीच वो लोकप्रिय नहीं है। तो चुनाव लड़ने जाएगा तो जनता वोटे नहीं देगी उसको, है ना। और जितना गाँव में रहने वाला है, गाँव में झगड़ा करवा देगा, झगड़ा निपटवा देगा, वो सबको जनता वोट देती है, होता है कि नहीं। अब देखिए, अब आप लोग पटना में रह के पढ़ रहे हैं, ठीक है, अब गाँव जाइएगा तो गाँव में बहुत सा लोग से आपका कनेक्टिविटी अच्छा होगा, नहीं होगा ना, क्योंकि आप उतना टाइम वहाँ पे नहीं दे रहे हैं। आपका टाइम यहाँ पे, आपका सर्किल यहाँ पे अच्छा होगा, यहाँ पे आपके अच्छे मित्र दोस्त होंगे, वहाँ पे एक टाइम पर रहे होंगे, अब नहीं होंगे, है ना। लेकिन आप ही में से आपका कोई दोस्त जो गांव में ही रह गया, वो बाहर आया नहीं, तो देखिएगा वो गांव के पॉलिटिक्स में बहुत हावी होगा, गांवी राजनीति में वो आप पर हावी हो जाएगा ना। आप अगर जाइएगा कहे कि हम भी अगर लड़ लेते हैं वार्ड का चुनाव, है ना, लड़ने को तो लड़ लीजिएगा, आपका राजनीतिक अधिकार है, वो लड़ लेगा, वो बैल बुद्धि का है। आप पढ़े लिखे हैं लेकिन आप नहीं जीतिएगा, कारण कि जनता ये देखती है कि हमारे दुख में, हमारे सुख में, हमारे दिक्कत में जो भी ई आएगा, ये तो कहीं जिता दिया फिर जाकर पटना बैठ जाएगा तो क्या होगा, फिर हमारा कल्याण कौन करेगा। तो इस चक्कर में पढ़े लिखे लोग जो होते हैं, मतलब जो इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, उनका जनता के बीच में कनेक्टिविटी नहीं होता है। तो इस वजह से इस बात का डर रहता है कि चुनाव लड़ेंगे तो हार जाएंगे, लेकिन उनके पास योग्यता है, योग्यता का लाभ ले सकते हैं। तो उनके लिए सरकार ने इस सदन को रखा हुआ है कि इस सदन से बुला करके उनकी योग्यता का लाभ ले लेंगे, है ना। जनता के बीच में कुछ ले जाना भी नहीं पड़ेगा, जनता हराएगी भी नहीं। तो इसके लिए ये बना था। हालांकि ये बना था इसी कंसेप्ट पर, या फिर वहां पे लोकसभा में भी जो राज्यसभा बना इसी कंसेप्ट पर बना, लेकिन वर्तमान में अगर आप देखेंगे तो औचित्य बदल गया है। पहले योग्य वो लोगों के लिए था, लेकिन अब हारे हुए लोगों के लिए है। अब क्या होता है कि जो विधानसभा में सब जो हार जाता है, उसको पार्टी वाला सब क्या करता है, उसको विधान परिषद में भेज देता है। ले, ये तो जनता के का जो मतलब मत है उसका खिलाफ काम हो गया। जनता ने जिसको लोकसभा या विधानसभा के चुनाव में रिजेक्ट कर दिया, उसको तो कभी भी विधानसभा या राज्यसभा में नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि फिर तो आप जनता पर थोप रहे हैं ना। जिसको जनता ने रिजेक्ट कर दिया उसी को आप जनता पर थोप रहे हैं। आप दूसरे कैंडिडेट को रखिए जो चुनाव नहीं लड़ा है। लेकिन ऐसा बहुत बार होता है, इसीलिए बहुत बार ये सवाल बनता है या मेंस में पूछा जाता है कि या राज्यसभा की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, क्या विधान परिषद की प्रासंगिकता खत्म हो गई है, क्या ये हारे हुए लोगों के लिए शरण स्थली बन चुकी है। लोकसभा में हार जाइए तो पार्टी राज्यसभा का टिकट दे देती है, विधानसभा का चुनाव हार जाइए तो विधान परिषद में जगह मिल जाता है। तो फिर जनता ने जिसको हरा दिया वही आदमी फिर इसमें भाग ले लिया, तो फिर स्थिति तो गड़बड़ हो गई ना, समझ रहे। तो यहां पे इस चीज को जो है सो रोकने का, कंट्रोल करने का प्रयास किया गया है, ठीक है। तो इसलिए यहां पे आप इसको ध्यान रखेंगे। तो इसलिए ये क्या है, ये लोअर हाउस है। इसको लोअर हाउस क्यों कर दिया कि यहां माना जाता है कि यहाँ पे पढ़ा लिखा आदमी सब कम रहता है ना। यहाँ पर वही झगड़ा लगाने वाला, झगड़ा छुड़ा देने वाला, वही सब आदमी रहता है लोअर हाउस में, है ना। गांव में जो झगड़ा कर रहा है
है ना, किसी का लौका तोड़ लिया, है ना, किसी का लौका फेंक दिया। गांव में होता है ना ये सब जी, गांव में ये सब बात पर झगड़ा होता है ना। रात में देख के जाएगा अच्छा हमारा लौका में कौ गो बतिया है ना होता है कि नहीं। आज सुबह उठेगा फिर जाएगा चेक करेगा, अच्छा इसमें 5 गो देखे थे सहिया क्या, अभी जो है कौ को दिख रहा है, तो अभी 1 गो दिख रहा है, 2 गो दिख रहा है ना। उसी पर गांव में हल्ला हो जाता है ना। देखते गांव में जो बूढ़ी माता लोग होती है ना, वो लोग गाली वाली दिन में 1 नंबर आगे रहती है ना। वो सुनेगी नहीं किसी का, वो एकदम शुरू हो जाएगी, है ना। और उसको आप कितनों समझा दीजिए कि अच्छा छोड़िए जाए दीजिए भाई, है ना, कोई जिसको आवश्यकता होगा वो ले गया होगा, उसमें क्या बात है। ये सब बात बोल दी तो और एकदम ये सब चीज देखे होंगे ना आप लोग गांव में, सब लोग तो गांव से ही होंगे, है ना। नहीं होंगे तो गांव जाइएगा जरूर। भारत एक्चुअल में गांव में बसता है ना। एक्चुअल जो है मौलिकता वही है। मौलिकता उसी को कहते हैं कि जो हर परिस्थिति हर सिचुएशन में खुद को समायोजित कर ले। पढ़ लिख करके इंटेलेक्चुअल बनना तो बहुत आसान है, लेकिन पढ़ लिख करके भी ग्रामीण पृष्ठभूमि में ग्रामीण बने रहना बहुत मुश्किल है। और दिक्कत ये कि जो लोग थोड़ा बहुत पढ़ लेते हैं, ठीक ठाक स्थिति बन जाती है, उनकी गांव से कनेक्टिविटी खत्म हो जाती है और इस वजह से गांव बैकवर्ड ही रह जाता है, वो फॉरवर्ड हो नहीं पाता है ना। ये दिक्कत है गांव का। यूपीएससी ने आईएएस मेंस में एक बार सवाल पूछा गया कि जब प्रधानमंत्री मोदी एक योजना चला रहे हैं, अभी भी योजना चली रही है स्मार्ट सिटी, तो क्वेश्चन पूछा गया आईएएस मेंस में कि यदि स्मार्ट सिटी तो स्मार्ट गांव क्यों नहीं, गांव को स्मार्ट बना दो फिर। और ये कहा लालू यादव को बुला दें, हाँ क्या बात है, बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे, हाँ स्मार्ट गांव चाहिए। तो बिहार में तो थे 15 साल, कितना स्मार्ट गांव बना है, हाँ थे ना जी। अभी भी तो सभी लोग चल ही रहे ना। अभी सरकार बनाए स्मार्ट गांव, है ना, बनना चाहिए ना स्मार्ट गांव, लेकिन नहीं बन रहा है। हाँ पॉकेट बड़े, खैर वो उन लोग का मैटर है। देखिए कोई सही नहीं है, कोई गलत भी नहीं है, सब लोग अपने अपने हिसाब से चीजें कर ही रहे हैं, ठीक है। जितनी पॉलिटिशियन पार्टियां हैं, किसी को आप नहीं कह सकते कि दूध की धुली हुई है, कोई भी जो है सब। अब वहां आप प्रतिशत में बांट सकते हैं कि ये जो है ये 90% चोर है ना, ये जो है 30% चोरी कर रहा है, ये सबसे कम चोर है। तो सबसे कम चोर वाला को आप चुन सकते हैं, यही विकल्प है आपके पास, ज्यादा विकल्प है नहीं। चोर तो सब है। अब आप रेशियो में बांटिए, परसेंटेज में बांटिए कि कौन ज्यादा चुरा रहा है जनता का पैसा, है ना। 90% वाला को चुनिएगा कि 30% वाला को चुनिएगा कि 50% वाला को चुनिएगा, है ना। तो ऐसी स्थिति में कोई अगर ये कह रहा है कि हम बहुत अच्छे हैं, हमने कुछ नहीं किया, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोगों पे आरोप हैं और सब लोगों पे कुछ ना कुछ आरोप सिद्ध भी हुए हैं, है ना, कि उनके द्वारा गलत किया गया है या गलत हुआ है। अब इसी में है कि किसी का छप जाता है, किसी का छिप जाता है ना, अपनी अपनी बात है ना। जिसका छप गया उसका सब जान गया, जिसका छिप गया उसका कोई नहीं जाना। तो ये भी स्थिति है ना, कि भाई छपने ना दिया जाए, है ना, छिप जाए तो ज्यादा अच्छा है। खैर, तो निम्न सदन और उच्च सदन, ये लोअर हाउस जो है, लोअर हाउस हो गया कि पढ़ा लिखा कम पढ़ा लिखा आदमी या जैसा भी वो यहाँ पे आ जाएगा, लोकप्रिय होगा, जनता के जीत जाएगा। और यहाँ पे क्या होगा, ये पढ़ा लिखा लोग ही केवल आएगा। इसके लिए ये बना था इस कंसेप्ट पर, वर्तमान का कंसेप्ट अलग है जो भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया। इसीलिए इसको, चूंकि निम्न सदन है, इसलिए इसको वेलफेयर हाउस भी बोलते हैं, लोक कल्याणकारी सदन, ठीक है। इसको वेलफेयर हाउस भी बोलते हैं, लोक कल्याणकारी सदन, वेलफेयर हाउस, लोक कल्याणकारी सदन, ठीक है। वेलफेयर हाउस, लोक कल्याणकारी सदन, ठीक है। इसके अलावा देखिए क्या है कि यहां पर चूंकि उच्च सदन है, तो ये लोकप्रिय, निम्न हाउस सदन है, तो इस वजह से इसको कह देते हैं कि भाई ये लोकप्रिय सदन है। लेकिन ये उच्च सदन है, पढ़े लिखे सदन है, इसलिए इसको शिक्षितों का सदन कहते हैं, है ना, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, हाउस ऑफ एजुकेटेड्स, शिक्षितों का सदन।
और यहाँ पर तो शिक्षक लोग भी चुने जाते हैं, शिक्षकों के द्वारा वोटिंग भी होती है विधान परिषद में। आगे इसका चुनाव पढ़ाएंगे कि चुनाव कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा अब देखिए, यहां का मेंबर बनने के लिए जो मिनिमम एज रखा गया है वो रखा गया है 25 ईयर्स, और यहां पर रखा गया 30 ईयर्स। ज्यादा का गैप नहीं है, लेकिन फिर भी इसको कहते हैं हाउस ऑफ यूथ, है ना, युवाओं का सदन। इसको कहते हैं हाउस ऑफ ओल्ड एज, वृद्धों का सदन। अब बताइए 5 साल में कोई बूढ़ा हो गया, अब 5 साल में कोई, ठीक है। तो इसको वृद्धों का सदन विधान परिषद को, और विधानसभा को युवाओं का सदन, ठीक है। इसके अलावा ये है अस्थाई सदन, मतलब जब बन जाएगा तो अस्थाई रहेगा, हालांकि ये भी खत्म हो सकता है, लेकिन इसको यहाँ पे राज्यसभा की सब परमानेंट हाउस माना जाता है। अस्थाई सदन, परमानेंट हाउस, एक बार बन गया तो ये रहेगा ही, ये 5 साल पे खत्म नहीं होता है, ठीक है। यह है अस्थाई सदन, टेम्पररी हाउस, है ना। ये अस्थाई सदन और ये अस्थाई सदन, ठीक है। चलिए, तो यहां पर इसको आपको ये ध्यान रखना है कि ये टेम्पररी हाउस है और ये जो है वो परमानेंट हाउस है, ठीक है। टेम्पररी हाउस इसलिए है क्योंकि ये इसका जो कार्यकाल है ना, वो सामान्यतः 5 वर्ष है। इसका लिख लेंगे कार्यकाल, टेन्योर, सामान्यतः 5 साल। सामान्यतः 5 साल, इन जनरल कंडीशन में 5 ईयर, ठीक है। सामान्यतः 5 साल। और यहां पर आप देखेंगे तो सदन अस्थाई है, लेकिन सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का है। यहाँ पे सदन का भी कार्यकाल 5 साल का होता है सामान्यतः, और सदस्य का भी 5 साल ही होता है ना। सामान्यतः यहाँ पे इसलिए क्योंकि ये पहले भी विघटित हो सकता है, अगर बहुमत नहीं होगा तो। जब यहाँ पे जितने एमएलए जीत करके आएंगे और उसमें से कोई भी सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगा, सरकार नहीं बन पाएगी, सरकार चल रही है गिर गई, दूसरा कोई सरकार बनाने की स्थिति में नहीं है और अभी 5 साल हुआ नहीं है, तो ऐसी स्थिति में भी क्या हो जाएगा, विधानसभा भंग कर दी जाएगी, डिसॉल्व कर दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को राज्यपाल सिफारिश भेज देगा कि चुनाव का तैयारी कीजिए, फिर से चुनाव कराना है, और तब तक के लिए राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाएगा, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर इस चीज को जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि 5 ईयर जो है वो सामान्यतः कार्यकाल है, निश्चित नहीं है, ठीक है। अविश्वास प्रस्ताव आ जाए या फिर इनके पास अगर बहुमत नहीं है, मेजोरिटी नहीं है, तो ऐसी स्थिति में सत्ता जा सकती है, ठीक है, और सदस्यता भी खत्म हो सकता है। ओके, यहाँ पे आप देखेंगे कि जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष का है ना, 6 साल का टेन्योर है, ठीक है। और 6 वर्ष का जो कार्यकाल है यहाँ पर, तो ये 6 वर्ष का कार्यकाल सदस्यों का है। सदन जो है वो अस्थाई है, एक बार बन गया तो फिर जब तक विधानसभा चाहेगी नहीं तो खत्म होगा नहीं, तो अस्थाई सदन है, परमानेंट हाउस है। तो 6 वर्ष पर इसके सदस्य जो है सो वो रिटायर्ड होते रहते हैं, ठीक है। और ये ठीक वही मामला है जैसे राज्यसभा में होता है ना, यहाँ पे रिटायर्ड होते हैं और वहाँ पे भी रिटायर्ड होते हैं, ठीक है। और कार्यकाल इनका 6 वर्ष का होता है, ठीक है। तो 6 वर्ष के का कार्यकाल यहाँ पर इनका होता है, और ये सदन हम कभी खाली नहीं होता है, कुछ ना कुछ मेंबर इसमें हमेशा रहते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब खाली होता है तो अचानक से खाली हो जाता है, अचानक से वैक्यूम है। जब 5 साल पूरा होगा तो सब लोग का चुनाव होगा, तो इसका मतलब कि खाली हो गया पूरा, है ना। तो इसलिए ये हर 5 साल पर इसका जन्म होता है और फिर इसका मृत्यु होता है, ठीक है, सामान्यतः।
बीच में भी हो सकता है, जा सकता है, खत्म हो सकता है अगर कोई कारण बनता है तो, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पे स्थिति बनती है। विधान परिषद का जो आकार है, इसका जो स्ट्रेंथ है, वो डिपेंड करता है विधानसभा के आकार पर, क्योंकि संविधान में कहा गया है कि विधानसभा के टोटल स्ट्रेंथ का 1/3 स्ट्रेंथ होगा विधान परिषद का। मतलब विधानसभा का जो टोटल नंबर होगा उसका 1/3 विधान परिषद का नंबर होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब यही हुआ कि विधानसभा के ही आकार पर विधान परिषद का आकार निर्भर करेगा, है ना। विधान परिषद यदि विधानसभा यदि बड़ा है तो विधान परिषद भी बड़ा होगा, क्योंकि उसका 1/3 ज्यादा हो जाएगा ना। और अगर विधानसभा ही छोटा है तो 1/3 उसका कम होगा, तो छोटा हो जाएगा। तो इसलिए विधान परिषद का आकार जो है वो डिपेंड करता है विधान परिषद के आकार पर। नोट करके इस चीज को लिख लीजिएगा कि विधान परिषद स्ट्रेंथ, विधान परिषद स्ट्रेंथ completely depends on विधानसभा स्ट्रेंथ। विधान परिषद की संख्या, विधान परिषद की संख्या विधानसभा के संख्या पर निर्भर करती है, विधानसभा के सदस्यों की संख्या पर निर्भर करती है। तो अब जैसे बिहार में टोटल विधानसभा मेंबर कितने होते हैं जी? 243। तो 243 का 1/3 निकाल दीजिए, 81 हो जाएगा, है ना। यानी बिहार में 81 सदस्य हो सकते हैं विधान परिषद में। ध्यान रहे कि ये मैक्सिमम नंबर है, इट्स नॉट अ मिनिमम नंबर। मतलब कि इतना हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, लेकिन इससे कम हो सकता है। तो बिहार में मैक्सिमम जो स्ट्रेंथ बनता है वो 81 बनता है, लेकिन बिहार में जो वर्तमान में स्ट्रेंथ रखा गया वो है 75, ठीक है। तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ बिहार में बनता है 81, कि 81 लोग विधान परिषद में रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 243 का 1/3 उतना ही होता है, ओके। लेकिन बिहार में जो अभी रखा हुआ है नंबर वो है 75 कि 75 लोग होंगे, ठीक है। तो मैक्सिमम निश्चित है, मिनिमम निश्चित नहीं है, मिनिमम अपने हिसाब से आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ये 75 रखा हुआ है, ठीक है, बिहार में। अब जैसे यूपी में भी है ना। तो अब देखिए बिहार में स्ट्रेंथ छोटा है, मतलब 81 ही लोग मैक्सिमम हो सकते हैं। यूपी में 403 को विधायक है। अब 403 का 1/3 निकले तो ज्यादा होगा ना जी। तो इसीलिए क्या कहा जा रहा है? इसीलिए कहा जा रहा है कि विधान परिषद का आकार विधानसभा के आकार पर निर्भर करता है। विधानसभा यदि बड़ा होगा तो विधान परिषद में भी संख्या ज्यादा होगी। अब विधानसभा यदि छोटा होगा तो विधान परिषद में भी संख्या छोटी होगी या कम होगी, ठीक है, क्लियर है। और देखिए ये जो यहाँ पे इतनी सारी बातें जो हमने लिखाई हैं, समझाई हैं, यही सब बातें आगे के आर्टिकल्स में लिखे हुए हैं, ठीक है, जो कि उतने इंपॉर्टेंट्स के हैं नहीं। लेकिन यहाँ पे मैंने तुलनात्मक आपको दोनों बता दिया, ताकि जब भी आप रिवीजन करें, पढ़े, तो दोनों चीजें, विशेषताएं आपको सामने दिखे एक साथ, तो दोनों ही एक साथ में रिवीजन हो जाए। और तुलनात्मक जब रिवीजन करेंगे आप, तुलनात्मक कंपैरेटिवली पढ़ेंगे, तो इससे क्या होगा कि कंफ्यूजन नहीं होता है। कंपैरेटिवली पढ़ने से दोनों चीजें एक साथ बैलेंस वे में आपके दिमाग में जाती हैं, तो उससे क्या होता है कि ऐसा नहीं होगा कि विधानसभा वाला फैक्ट विधान परिषद में चला जाए, आप विधान परिषद वाला फैक्ट विधान सभा में चला जाए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से चीजों को आपको ठीक तरीके से ये करना है, ओके। कोई दिक्कत? चलिए, तो इस प्रकार से यहाँ पे ये सारी चीजें होती हैं। बाकी क्या है कि जो इलेक्शन चुनाव की जो प्रक्रिया है विधानसभा या विधान परिषद में, तो ये वैसा ही है जैसे लोकसभा में मैंने आपको बताया था कि अभी जो हम लोग के यहाँ जो चुनाव होता है वो किस वर्ष के जनगणना के आधार पे होता है जी? 1971, गुड। 1971 के जनगणना के बेस पर जो सेंसस हुआ था
उस सेंसस के बेस पर ही हमारे यहाँ क्या होता है, तो हमारे यहाँ चुनाव होता है, ठीक है। लेकिन 2026 से जो चुनाव होगा उसमें यह कह दिया गया है कि अब जो चुनाव होगा वो 2001 का जो जनगणना होगा, है ना, उसके माध्यम से ही उसको क्या किया जाएगा, स्टार्ट किया जाएगा और उसको रखा जाएगा, ठीक है। तो अभी तक तो 1971 का सेंसस चल रहा है, ठीक है। आगे जाकर के क्या होगा, तो 2001 का जनगणना उसके हिसाब से चीजों को किया जाएगा और उसके हिसाब से चीजें चलेंगी, ठीक है। तो 2001 का जो जनगणना है ये निश्चित किस संविधान संशोधन से किया गया है जी, कौन बता सकता है? गुड गुड, 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002, 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में यह कहा गया है कि 2026 के बाद से जो चुनाव होगा उस समय जो इलेक्शंस होंगे वो इलेक्शन किया जाएगा 2001 के जनगणना के बेसिस पर, और उस समय तक जो भी इलेक्शन होंगे 1971 के जनगणना के बेसिस पर किए जाएंगे, ठीक है। क्लियर है? तो इन चीजों को आपको यहां पर ध्यान रखना है, और ध्यान ही रखना है बल्कि याद रखना है, ठीक है, कि यहाँ पे तो ये भी उसी हिसाब से होता है, ठीक है। जैसे वहां पे लोकसभा में होता है वैसे यहाँ पर विधानसभा में या विधान परिषद में होता है, ठीक है। तो 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के अनुसार जो चुनाव होगा 2026 के बाद विधानसभा का, वो होगा 2001 के जनगणना के आधार पर, ठीक है। और अभी तक जो चुनाव चल रहा है, जो हुआ है चुनाव, वो सब होगा 1971 के जनगणना के आधार पर, ठीक है। और 1971 के जनगणना के ही आधार पर फिलहाल अभी सब कुछ चल रहा है, ठीक है। चलिए, तो इसके बाद अब जो है कि जो विधान परिषद है, विधान परिषद का जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर किस प्रकार से है और कैसे है ना। तो विधानसभा के स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो इसमें सीटें बटी हुई रहती हैं, है ना। सीट जो होता है वो सब क्या होता है, बटा हुआ रहता है, ठीक है, अलग अलग स्थिति में, है ना। तो इसमें आप देखते हैं कि विधान परिषद में क्या होता है कि अलग अलग सेक्टर से देखिए, विधान परिषद जो है इसमें क्या होता है, तो 5 क्षेत्र जो है वो होते हैं, 5 क्षेत्र से लोग चुन करके आते हैं, है ना, विधान परिषद में, ठीक है। 5 क्षेत्र से। दिमाग लोड ले रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, खींच दे है, पढ़ा है ना, चलिए ठीक, समझ में आ रहा है ना कि नहीं ना, खाली हम पढ़ा के हम ही समझ रहे हैं, ऐसा ना पढ़ाई होता है, आदमी पढ़ाता है अपने समझ लेता है, आप लोग को नहीं समझ में आता है ना, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा होगा तभी बढ़ेंगे, नहीं तो बंद कर देंगे, है ना, क्योंकि हमको जो समझना था समझ चुके, अब कितना समझेंगे, है ना। चलिए आइए, तो देखिए यहां पे क्या है कि विधान परिषद में सदस्यों का जो ये है वो बटा हुआ है, ठीक है। इसमें कहा जाता है कि अलग अलग सेक्टर से लोग चुन के आएंगे, जैसे कि कहा जाता है कि कुछ सदस्य जो होंगे वो क्या करेंगे, तो विधानसभा के सदस्य ही चुनेंगे, मतलब जो लोग ऑलरेडी चुन लिए गए हैं वही लोग चुनेंगे। तो देखिए 5 सेक्टर में क्या होता है, कुछ लोगों को विधानसभा के लोग ही चुनते हैं, ठीक है, मतलब विधानसभा में जो चुन के आ गए वही चुनेंगे विधान परिषद के लोगों के लिए। इसके अलावा कुछ लोग को कौन चुनता है, तो स्थानीय शासन के लोग। स्थानीय शासन, स्थानीय शासन का मतलब कि जो लोकल गवर्नमेंट है, तो लोकल में लोकल अर्बन गवर्नमेंट होता है, स्थानीय शासन भी और शहरी शासन भी। शहरी स्तर में भी स्थानीय स्तर पे, जैसे अब कॉलोनी सब है तो कॉलोनी का सफाई का ध्यान कौन रखता है, नगर निगम रखता है, तो वार्ड काउंसिलर रखता है, वहां के स्थानीय स्तर पर सब चीज का देखभाल करता है। तो कुछ सदस्य स्थानीय शासन से चुने जाएंगे, तो स्थानीय शासन में लोकल और अर्बन दोनों, है ना, मतलब कि पंचायती राज से भी और नगर निगम के लोग भी, ये दोनों लोग मिल करके चुनेंगे, ठीक है, कुछ सदस्यों को। इसके अलावा
कुछ को राज्यपाल मनोनीत करेंगे। जैसे राष्ट्रपति राज्यसभा में मनोनीत करते हैं ना 12 को, वैसे राज्यपाल यहां मनोनीत करेंगे। ठीक है। इसके बाद कुछ को शिक्षक चुनेंगे, टीचर, जो मिडिल हाई स्कूल में टीचर लोग पढ़ाते हैं वो लोग वोट करता है, वो लोग चुनता है। कुछ को विद्यार्थी चुनेंगे, स्टूडेंट, वैसे विद्यार्थी जिनका ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुका है, जिनका ग्रेजुएशन किए हुए 3 साल हो चुका है वैसे को। ठीक है। अब ऐसे में तो बहुत से लोग बेटा आ जाएंगे जिनका कि 3 साल हुआ है, लेकिन अब सब लोग नहीं दे देंगे ना, उसके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ना जरूरी होता है। तो अगर इसमें वोटर बनना है तो जा करके वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाना पड़ेगा, है ना। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के यहाँ नाम बनता है, जुड़ता है इस चुनाव के लिए, है ना। तो अब जा करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं चुनाव हो तो, या फिर जो कैंडिडेट है अगर उससे परिचय है तो उससे बात करेंगे तो उसको तो वोट चाहिए तो वो जुड़वा देगा, वो एक्स्ट्रा मेहनत करेगा। देखते हैं ना आप चुनाव के टाइम पे लगता है कि नेताजी लोग से विशेष परिचय है आपका, है कि नहीं है। घर पे पहुंच जाते हैं ना, सबसे मजा आता है मुखिया वाला चुनाव में, है। मतलब हम तो कहते हैं कि भगवान किसी गरीब को कोई बीमारी ना दे, कोई दुख ना दे, और अगर दे तो चुनाव के टाइम पे दे, और खास करके तब जब मुखिया का चुनाव। क्योंकि मैं इसी बार के चुनाव में मैं था अपने गांव, किसी के यहाँ कुछ हो रहा था ना, सारा जो कैंडिडेट था सब अपना गाड़ी लेके पहुंच रहा था कि भाई हम लोग सर्विस प्रोवाइड करा देते हैं, हम ये करवा देते हैं। अब वही चुनाव खत्म हो गया, अब कौन मर रहा है कौन जी रहा है इससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो चुनाव से पहले का जो 6 महीने का टाइम होता है वो तो एकदम फेस्टिवल जैसा होता है ना, गांव वाले आदमी लोग के लिए। वो पूरा अपना एंजॉयमेंट करता है, अपना एंटरटेन करता है, खूब मजा करता है। सबको पता है कि नेताजी फिर चुनाव के बाद मिलने वाले हैं नहीं, तो अभी इनसे जितना सर्विस है वो ले लिया जाए, जितना सर्विसेज है वो ले लिया जाए, उस सारा काम जो है सो यहाँ पे करते हैं। अब देखिए क्या है यहाँ पर, किस प्रकार से होता है। तो विधानसभा के जो लोग हैं वो विधान परिषद के टोटल नंबर का 1/3 इलेक्ट करते हैं, 1/3। मतलब जितना यहां का टोटल नंबर होगा उसका 1/3। तो यहां पर बिहार में जैसे मान लीजिए हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, कितना है 75 है ना टोटल, तो 75 का 1/3 कितना हो जाएगा 25। तो विधान परिषद के 25 सदस्यों का चुनाव विधानसभा में विधायक लोग करते हैं, यानी कि एमएलए लोग। इसीलिए नीतीश जी को चुनाव लड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। वो कहते हैं कि चलो विधानसभा के चुनाव में हम तुम लोग का प्रचार करते हैं। अब देखते हैं बेचारे पसीना पसीना हो जाते हैं एकदम, उम्र तो हो ही रहा है धीरे, लेकिन तब वो रैली करते हैं पूरा, है ना। क्यों करते हैं रैली? ताकि विधायक सबको जिता दे। विधायक को सब जीत जाता है, अब जीत गया उसको बोलते हैं अब तुम लोग हमको यहाँ पे जिता दो। 25 को जिताने का है ना, तो हमको तो एक को ना जिताना है, नीतीश कुमार को, तो जिता दीजिए। तो यहाँ का जो विधायक सब है वो जिता देता है नीतीश कुमार को, इसीलिए उनको चुनाव लड़ने का जरूरत नहीं पड़ता है। क्योंकि यहाँ जो विधायक है उनके पास अधिकार है कि यहाँ के लिए 25 मेंबर को खुद ही चुन सकते हैं। ठीक है। तो 1/3 जो है वो कौन चुन देगा? विधानसभा के लोग। ठीक है। सेम 1/3 चुन देगा ये लोग, स्थानीय शासन के लोग, लोकल अर्बन गवर्नमेंट पे जो रूल कर रहे हैं लोग, वो लोग भी 1/3 क्या कर देंगे? इलेक्ट कर देंगे, चुन देंगे। ठीक है, क्लियर है। तो 1/3 ये लोग भी चुन देगा। अब होगा बात राज्यपाल महोदय का। तो राज्यपाल महोदय क्या करते हैं? तो मनोनीत करते हैं, चुनते नहीं है, चुनाव नहीं होता है, मनोनीत करते हैं। तो राज्यपाल महोदय 1/6 टोटल का 1/6 क्या कर देते हैं? वो मनोनीत कर देते हैं, नॉमिनेट कर देते हैं। नॉमिनेट कैसे करते हैं? तो जैसे राष्ट्रपति करते हैं अलग अलग क्षेत्रों से। राष्ट्रपति किन किन क्षेत्रों से करते हैं जी? एक आदमी को बताइए। समाज सेवा, विज्ञान और कला। साहित्य से नहीं करते हैं? साहित्य, बिल्कुल। ये 4 क्षेत्र से राष्ट्रपति करते हैं। साहित्य से करते हैं,
विज्ञान से करते हैं, समाज सेवा से करते हैं और कला से करते हैं। राज्यपाल भी करते हैं, लेकिन राज्यपाल 5 क्षेत्र में करते हैं। एक इसमें ऐड होता है सहकारिता। तो लिख लेंगे कि जो 1/6 नॉमिनेट करेंगे वो 1/6 कौन होगा? तो साहित्य के क्षेत्र से होगा, लिटरेचर, विज्ञान के क्षेत्र से होगा, साइंस, समाज सेवा, सोशल सर्विस, ठीक है, इसके अलावे कला और उसके बाद सहकारिता, कोऑपरेटिव्स। तो इन क्षेत्रों से, है ना, ठीक है। तो लगभग 12 को क्या कर देंगे? ये मनोनीत कर देंगे, है ना। तो यहां पर इसको जो है सो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि यहां पर क्या कर देंगे? मनोनीत कर देंगे, ठीक है, नॉमिनेट कर देंगे, ठीक है। तो 12 लोग कोई नॉमिनेट कर देते हैं। उसके बाद जो शिक्षक लोग हैं ये क्या करते हैं? तो 1/12, है ना, ये लोग क्या करते हैं? 1/12 टोटल स्ट्रेंथ का 12वां हिस्सा शिक्षक लोग चुनते हैं, टीचर लोग वोट करते हैं ना। जो मिडिल हाई स्कूल के जो टीचर्स हैं वो वोट करते हैं इस चुनाव में, ठीक है। तो लगभग 6 लोग को ये लोग चुन देते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है ये जो विद्यार्थी हैं, स्टूडेंट हैं, जो कि यूनिवर्सिटी में से ग्रेजुएट हो चुके हैं और ग्रेजुएट हुए उनका 3 साल हो चुका है, तो वो लोग भी 1/12 को इलेक्ट कर देंगे, यानी 6ठा हिस्सा ये लोग भी इलेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से जो है वो यहां पर सदस्यों का चुनाव होता है, ठीक है, क्लियर है। तो इस प्रकार से ये होता है। तो इसको आराम से देखिए, ये पूछा है तो इसमें कंफ्यूजन करके लोग गलत कर देते हैं, ठीक है ना, कि कितना कितना किस क्षेत्र से कितना चुना जाता है। एकदम आराम से ध्यान रखना है। 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/6 प्लस 1/12 प्लस 1/12। तो ध्यान रखना है कि 1/3 दूध क्षेत्र से, 1/12 दूध क्षेत्र से और 1 जो है वो मनोनीत हो जाएगा, है ना। तो 1/3 एक साथ याद रख लेना है आपको कि 1/3 तो 1/3 एमएलए के द्वारा और 1/3 जो लोकल अर्बन गवर्नमेंट है उसके द्वारा, 1/12 टीचर्स के द्वारा, 1/12 जो स्टूडेंट्स के द्वारा और 1/6 गवर्नर के द्वारा जो है सो नॉमिनेट करेंगे। इस तरीके से ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर है। तो ये ऐसे ध्यान रखना है आपको, है ना। और इसमें ये क्षेत्र भी, ये 1/3 को एक साथ, 1/12 एक साथ और 1/6 एक्सेप्शन है तो उसको अलग से रख लेंगे, है ना। तो ये मनोनीत हो जाएंगे और ये सब जो है सो निर्वाचित हो जाएंगे, इलेक्टेड हो जाएंगे, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ओके, तो दिक्कत कोई समस्या नहीं ना। तो हरि अनंत, हरि कथा अनंत, हरि भी अनंत है, इनकी कथा भी अनंत है। तो बाकी कथा कल करेंगे, आज के लिए बस इतना है, ठीक है।